हम पार्ट 3 पर आ गए। यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स जो अभी हुआ है आपका, तो उसके हम पार्ट 3 पर हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, बहुत टफ पेपर भी आया था और लेंदी भी था, बट आपको हिम्मत नहीं हारनी। 80 नंबर से आप ऊपर ले आइएगा, आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, ये हमारी कोचिंग का गैस है। पर देखते हैं क्या होता है। आपको अपना बेस्ट एफर्ट देते रहना होता है लगातार। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडिया रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। इंडिया का जो रेस्पॉन्स है क्लाइमेट चेंज पे, उस पर आपको बताना है। ठीक है, इंडिया लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इज अ क्रूशियल टूल फॉर अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाय 2070। बोल रहा है कि भारत का जो लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है एलटीनेट इज अ क्रूशियल टूल, बहुत महत्वपूर्ण औजार है फॉर अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाय 2070। नेट जीरो एमिशन मतलब जितना आप ले रहे हैं उतना आप दे भी रहे हैं, जितना कार्बन आप प्रोड्यूस कर रहे हो उतना पेड़ लगा देंगे, तो उसे नेट जीरो बोलते हैं। वो हम 2070 तक। ठीक है, लॉन्ग टर्म। आजकल जो यूपीएससी का ट्रेंड है जो इस साल देखा गया है, वो ये देखा गया कि ये 3 स्टेटमेंट देता है, उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट सही है बट उनके बारे में फिर बाद में पूछता है। तो देखिए कैसे, पहले वाले में जो लिखा है ठीक है, आपको ये नहीं बताना कि सही है कि झूठ है, ये अपने आप में ही सच है। ठीक है, फिर इंडिया फोर्थ बाइनियल अपडेट रिपोर्ट सबमिटेड इन दिसंबर 2024 रिकॉर्डेड अराउंड 8% डिक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन 2020 और 2019। मतलब 2020 19 से लेके 20 तक 8% धुआं या ग्रीन हाउस गैस खत्म हो गई, गिर गई। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, अच्छी बात है। क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट नेसेसरली जबरदस्ती, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंड्स ऑन क्विक एंड शॉर्ट टर्म अचीवमेंट। क्या बोला है? शॉर्ट टर्म। अब देखो, ऊपर बोला था लॉन्ग टर्म, अब बोला शॉर्ट टर्म ऑफ एमिशन रिडक्शन टारगेट। अब वन स्टेटमेंट 1 इज एम्पेरिकली सपोर्टेड बाय स्टेटमेंट 2। एम्पेरिकली मतलब होता है डेटा, तो क्या स्टेटमेंट 1 को सपोर्ट कर रहा है 2 डेटा के साथ? हाँ, ये रहा डेटा, तो ये सपोर्ट कर रहा है एम्पेरिकली। ठीक है, 1 और 2 दोस्ती है। स्टेटमेंट 3 कॉन्ट्राडिक्ट्स द अप्रोच इन स्टेटमेंट 1। इम्प्लिसिट स्टेटमेंट 1 मतलब 3 जो बोल रहा है वो शॉर्ट टर्म है, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधाभासी है स्टेटमेंट 1 के, जो कि लॉन्ग टर्म है। बिल्कुल सही, लड़ाई चल रही दोनों में, इसमें उसमें लड़ाई है। फिर आया स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 टुगेदर एस्टैब्लिश द प्रीमाइस ऑफ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। अब देखो, ये बोल रहा है लॉन्ग टर्म बट ये बोल रहा है शॉर्ट टर्म, तो आप प्रीमाइस ऑफ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी तो नहीं, मीडियम होता तो मान लेते। 1 एंड 3 टुगेदर लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे क्योंकि ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। अच्छा जी, अब इसमें नीचे अगर आप देखें तो क्या आया? 1 ओनली, 1 2 2 3 3 ओनली। अब देखिए 3 वाला तो गड़बड़ हो रहा है, 3 हटा 3 हटा, 1 2 आपका आंसर है, ये आ गया। आपके सामने मैं इजीली प्रूव करके दिखा रहा हूं कि ये पेपर कर सकते थे, हो सकता है। आज ही ये पेपर हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? विद रेस्पेक्ट टू वेस्टर्न होलॉग गिबन्स। वेस्टर्न मतलब पश्चिमी में, होलॉग गिबन, होलॉग गिबन एक तरह का वनमानुष होता है, मतलब एप होता है। ठीक है, इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है? पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, देखिए। अ सेंचुरी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एक सेंचुरी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, आपके सेवन सिस्टर वाली जगह पे, इज होम टू दिस एप, वहां पर इसका घर है। स्पीसीज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड, वो एंडेंजर्ड भी है, इन द आईयूसीएन रेड लिस्ट में वो एंडेंजर्ड भी है। अच्छा, अब मुझे क्या लग रहा है, क्योंकि इसका नाम था वेस्टर्न हुलॉक गिबन, वेस्टर्न हुलॉक गिबन, तो मुझे लग रहा है वेस्टर्न घाट का है ये, तो मैं इसके साथ इतना एग्री नहीं कर रहा हूँ। और एंडेंजर्ड भी दे दिया है, 2 फैक्ट हो गए, मैं इसको एग्री नहीं कर रहा। दे हैव स्पेशलाइज्ड ब्रैकिएशन एंड कैन इजीली स्विंग बिटवीन ट्रीज। हाँ भाई, अरे कोई बच्चे तक झूल लेते हैं पेड़ पे, तो ये भी झूल लेता है पेड़ पे। अरे बंदर का काम ही है तो पेड़ पे झूलना, तो कैन इजीली स्विंग बिटवीन टू, बिल्कुल सही। दे पोजेस अ स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बिल्ड, बड़े मोटे हट्टे कट्टे होते हैं, लाइक गोरिल्ला। येट आर रिमार्केबली एजाइल ट्री क्लाइंबर, फिर भी वो एक बहुत बढ़िया, रिमार्केबली एजाइल मतलब बहुत अच्छे से पेड़ चढ़ जाते हैं। बिल्कुल 2 3 है आपका, 1 2 3 के ऑप्शन में भी नहीं है, तो मैं यहाँ 2 3 लगा दे रहा हूँ। 100% इसका आंसर 2 3 होगा। आप देख लीजिए, जो क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं वो हम छोड़ेंगे भी, बट मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन आप छोड़ोगे, बाकी सारे इजी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने। ठीक, तो आप आ गए 32, आपका हो गया, मिनट्स भी नहीं लग रहे। आगे आए,
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रैशनल फॉर प्रोटेक्टिंग मैनग्रोव इकोसिस्टम, क्या है, क्यों बचाएं इसको इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस, जलवायु परिवर्तन जो होता जा रहा है, बदलता जा रहा है, उसमें मैनग्रोव को क्यों बचाए। याद रखना मैनग्रोव कहां पर होते हैं, मैनग्रोव होते हैं आपके डेल्टा रीजन में होते हैं, ठीक है। उनकी क्या जरूरत है, स्टॉर्म ब्रेकर होते हैं, बहुत तेज तूफान आता है तो उसे रोक लेते हैं। क्यों बचाएं मैनग्रोव को, देखते नंबर 1, मैनग्रोव रिड्यूस टाइडल एनर्जी एंड स्टोर फ्रेश वाटर, वो ताजा पानी रख लेते हैं, मेकिंग देम आइडियल साइट्स फॉर पैडी कल्टीवेशन, वो बड़े बढ़िया होते हैं चावल उगाने के लिए। कहां पर, सेलाइन एस्चुरीन बेल्ट। अब याद रहे मैंने अभी बोला है कि एस्चुरीज में मैनग्रोव नहीं होते हैं, मैनग्रोव डेल्टा में होते हैं, एस्चुरी में कोरल्स होती हैं। एस्चुरी मतलब नदी बहुत जल्दी से जाके जो एंड हो, अब्रप्ट एंड हो, मतलब झटके से खत्म हो जाए वाटरफॉल बनाते हुए। डेल्टा में नदी फैलती है, फॉर एग्जाम्पल नर्मदा ताप्ती आपकी एस्चुरी बनाती है, जबकि गंगा गोदावरी ये डेल्टा बनाती है, फैलती है। जो फैलने वाली जगह होती है ब्रॉड हैवी डेल्टा होता है, वहां मैनग्रोव होते हैं। तो ये एस्चुरीन लिखने की वजह से मैनग्रोव और एस्चुरी एक साथ एक सेंटेंस में नहीं आ सकते हैं। आपका 1 में हटा रहा हूं, 1 हटा। अब आगे चलते हैं, देयर सॉल्ट सेंसिटिव रूट्स, हाँ बिल्कुल सही बात है, हेलोफाइट्स भी बोला गया है इनको, नमक टॉलरेंट होते हैं। फिल्टर सी वाटर, वो फिल्टर करते हैं समुद्र के पानी को। मेकिंग मैनग्रोव की टू कन्वर्टिंग कोस्टल लैंड इनटू फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जोन। अच्छा, इनको आप कन्वर्ट कर दे रहे हो किसमें, ताजा पानी के एक्वाकल्चर जोन में। अरे नहीं भैया, वो नमकीन पानी वाला है, वो ताजा पानी कैसे आ गया। अच्छा देखते हैं, मैं इसके साथ अग्री नहीं कर रहा हूं, मैं ठीक है। बाय विथ स्टैंडिंग टाइडल सर्जेस, वो तेज तूफानों को झेल देता है, एंड ऑफरिंग बायोमास रिसोर्सेज, और देता क्या है, लकड़ी देता है। फॉर एग्जांपल सुंदरबन में सुंदरी ट्री मैनग्रोव है, वो फर्नीचर की लकड़ियां देता है। गुजरात में खैर मैनग्रोव्स है, वो भी लकड़ी देता है। मैनग्रोव फंक्शन एज बोथ नेचुरल बायोशील्ड एंड लाइवलीहुड बेसिस फॉर रूरल कम्युनिटीज, बिल्कुल सही बात है, नेचुरल भी और ह्यूमन दोनों के लिए काम कर रहा है। मैं जा रहा हूं 3 ओनली के साथ, बट इसमें यूपीएससी हो सकता है 2-3 भी ले ले आंसर, 2 में भी कोई ऐसी गंदी बात नहीं दी है, बट हाँ मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जोन बनाने के लिए हम मैनग्रोव का इस्तेमाल करें। मैं 3 ओनली के साथ जाना चाहता हूं। अभी ऑफिशियल आंसर की आएगी तब पता चलेगा, बट एज पर जीपीएस क्लासेस, और मैं राघव सर मैं ही हूँ, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, तो मेरे हिसाब से 3 ओनली आंसर होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सके चैट जीपीटी, नेट, गूगल जेमिनाई, आजकल किसी पे भी आप फोटो खींच के डालते हो, आप आंसर आ जाता है। बट समझाने का जो तरीका है नॉर्मल लैंग्वेज में, वो आपको चैट जीपीटी और ऑनलाइन ऐप पे नहीं मिल पाता है। अच्छा, एक देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डज द विजिंजम, मतलब साउथ इंडियन नाम है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सी पोर्ट, पानी का जो बंदरगाह है, रिप्रेजेंट अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट, एक बहुत बुनियादी फेरबदल है, शिफ्ट है, इन इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड, भारत का जो पानी के रास्ते जो व्यापार हो रहा है, एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, सामान इधर से उधर ले जाना, व्यापार करना, लॉजिस्टिक्स, उस पर कैसे ये बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है, होगा कुछ बदलाव, अच्छी चीज होगी नहीं होगी, ठीक है। बाय फंक्शनिंग एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ एज डोमेस्टिक कार्गो हब, अरे भैया वो इंटरनेशनल बोल रहा है तो डोमेस्टिक कैसे हो सकता है, 1 तो सरासर गलत है, 1 गया, पहली लाइन से ही खत्म हो गया वो। बाय फोकसिंग प्राइमरली, अच्छा सिर्फ और सिर्फ उसी पे, ऑन पैसेंजर क्रूज टूरिज्म, अरे वो बोल रहा है मैरीटाइम व्यापार करना है, लॉजिस्टिक्स करना है, सामान ले जाना, पैसेंजर थोड़ी ना है, टूरिज्म, एंड हेरिटेज शिपिंग टू इंक्रीज केरलाज प्रोफाइल। अच्छा भारत की बात हो रही है, स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड, और तुम बस केरला की बदलोगे एज अ मैरीटाइम हेरिटेज डेस्टिनेशन, कर्नाटक नहीं और मुंबई नहीं, हटा। मैं लूंगा 3 ओनली इसका आंसर, जबकि 3 पढ़ा भी नहीं, फिर भी 3 क्या है, बाय लेवरेजिंग इट्स नेचुरल डीप ड्राफ्ट, हाँ विजिंगम मुझे साउथ इंडिया केरला का सा नाम लग रहा है, नेचुरल पोर्ट होगा, एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन मतलब लक्षद्वीप के पास, लक्षद्वीप पे कल को आके कब्जा कर लिया कोई कंट्री, जैसे चाइना, बहुत ज्यादा लैंड माफिया है वो चाइना। टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स, एनहांस रेवेन्यू रिटेंशन एंड रिपोजिशन इंडिया, कितना प्यारा लग रहा है। थर्ड तो 100% हमारी कोचिंग से ये आंसर लग गया है आपका 3 ओनली, 34 का विजिंगम का आंसर होगा 3 ओनली, गारंटीड। आगे चलते हैं,
अगर आप गौर करें तो इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछा गया है, सब कुछ ऐसा है कि आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक चीज को आप कितने मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोच सकते हो, मल्टी डायमेंशनल विजन होना चाहिए आपका। जनरल स्टडीज इज जनरल स्टडीज, जीएस, कॉमन सेंस, बट उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है कॉमन सेंस के लिए। आइडेंटिफाई द रिवर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ऐसी कौन सी नदी है भारतीय सबकॉन्टिनेंट में, इस इंफॉर्मेशन देखकर आपको बताना है कौन सी नदी के बारे में। इट इज एन एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम, एंटीसीडेंट आप सबने यूपीएससी की तैयारी में पढ़ा है ज्योग्राफी में, एंटीसीडेंट मतलब वो रिवर जो हिमालय से पहले की रिवर है। इसकी ट्रिक भी बताई थी हमने कोचिंग में, बिग एस, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, गंगा, सतलज। तो जरा एक बना ही लेते हैं छोटा सा, देखते हैं क्या हो रहा है। यहां पर आपका मानसरोवर लेक है, यहां पर से एक इंडस ऐसे निकली, तिब्बत से आ रही, तो ये चाइना है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, इतना ठीक है। यहां से गंगा जी आती हैं और गंगा जी फिर बांग्लादेश में चली जाती हैं। यहां से फिर सतलज भी आ रही है, सतलज आई चाइना से, इंडिया में आई, शिपकिला पास से सतलज आती है हिमाचल में, और फिर ये बाद में मिल जाती है इंडस में, सतलज, ठीक है। और फिर गंगा जी हो गई, इंडस हो गई, अब ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र चाइना से आके अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया में एंटर होती है और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। चलो ठीक है। इट इज एन एंटीसीडेंट ड्रेनेज मतलब इन्हीं में होगी, ये चारों में से कोई एक है। अच्छा नीचे ऑप्शन देखिए तो आपका है ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज और तीस्ता। तीस्ता तो नहीं है। अब यहाँ गंगा जी दे देता तब मजा आता। देखते हैं क्या है। इट फ्लोज थ्रू 3 कंट्रीज। ओह जा रही है भाई, देखो ब्रह्मपुत्र भी 3 कंट्रीज है, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश। इंडस, इंडस भी 3 कंट्री है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। गंगा जी भी 3 कंट्री है, पर गंगा जी ऑप्शन नहीं है। सतलज, सतलज भी चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। तो ये दो तो कंडीशन फुलफिल सब में हो रही है। इट ओरिजिनेट्स इन तिब्बतन प्लेटू, वो भी कंडीशन चारों में ओरिजिनेट हो रही है। एंड एन इंपॉर्टेंट रिवर फॉर इरिगेशन, ये बड़ी महत्वपूर्ण नदी है सिंचाई के लिए। अच्छा सिंचाई के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, ओके। कौन सी नदी सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है? पूरे चाइना में सबसे कम सिंचाई का पानी, इसीलिए वो पागल है ब्रह्मपुत्र नदी के पीछे। अच्छा इट डज नॉट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटरी, वो फट के सहायक नदियां नहीं बनाती है, जैसे ट्रिब्यूटरीज होती है ना तो उसमें मिलती है। डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब फट के फैलना, मतलब ये सीधे सीधे चल रही है, फट नहीं रही है। अच्छा कौन सी है वो? ब्रह्मपुत्र। मुझे तो लगता है ब्रह्मपुत्र सीधे सीधे चलती है, मैं तो इसे नहीं ले रहा, क्योंकि चाइना में जब ये जाती है तो बताते हैं कि ये चाइना इसको यूज नहीं कर पा रहा, क्योंकि इतना स्ट्रेट और बहुत तेज दौड़ती है कि चाइना रोक नहीं पा रहा, इसको डैम नहीं बना पा रहा है इस पे। हम खुद जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल है, बट हम यूज ही नहीं कर पा रहे। उस नदी का बहाव इतना तेज है कि उसे रोक के तब तो यूज कर पाएंगे। अरुणाचल हैज हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल, बट हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं बना पा रहे हैं। इंडस पर आए, इंडस भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। इंडस की डिस्ट्रीब्यूटरीज, इंडस भी ऊपर जाके जा रही है। मैं पर्सनली सतलज लूंगा। क्यों मैंने सतलज लिया है? क्योंकि अगर आप देखें इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, मैंने ऐसे ही अपने मन सोच रहा हूं, इंडस, झेलम और चेनाब, ये 3 नदियों का पानी हमने पाकिस्तान को दे दिया था एक तरह से 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी पे। और नीचे की जो 3 नदियां थी, रावी, ब्यास और सतलज। अच्छा आपको मैं बता दूं, ब्यास और सतलज पे ही है आपका भाखरा नंगल डैम। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इरिगेशन। मैं सतलज के साथ जा रहा हूं, पर इसका आंसर ब्रह्मपुत्र इंडस भी हो सकता है। जब तक ऑफिशियल आंसर किया है आप मत विश्वास करना। मेरा पर्सनली सजेशन है सतलज। बाकी आप लोगों ने, आई नो आप लोगों ने इंडस लगाया होगा, क्योंकि सर ये नहीं लिखा है कि इंपॉर्टेंट रिवर फॉर इरिगेशन। कहां का इरिगेशन, भारत का कि पाकिस्तान का? पाकिस्तान की लाइफ लाइन है इंडस। अब हो सकता है इंडस नाम हो। इसमें कहां मेंशन्ड है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट लिख दिया है, बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है। यूपीएससी को यहां मेंशन करना चाहिए था, एन इंपॉर्टेंट रिवर फॉर इरिगेशन इन इंडिया, तब मैं लेता सतलज। इन पाकिस्तान तो मैं लेता इंडस, इन बांग्लादेश तो मैं लेता ब्रह्मपुत्र। आप लोकेशन तो बताइए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है यूपीएससी से आंसर बनाने में गलती हुई है। इनको थोड़ा सा ऑप्शन एक एक्सटेंड कर देते, 2 शब्द और लिख देते,
खैर ठीक है, देखते हैं आगे हम कौन होते हैं उसकी गलती निकालने वाले। चलो देखते हैं, हम एस्पिरेंट्स देते हैं पेपर। विच आर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू इंडियन स्टेट इज नॉट करेक्ट, कौन सा इनमें से गलत है? अच्छा, उत्तर प्रदेश शेयर्स इट्स बाउंड्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट्स, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो बाउंड्री सबसे ज्यादा करता है और अन्य राज्यों से। हाँ बिल्कुल सही बात है, करता है, यूपी सबसे बड़ा स्टेट है। अच्छा, फिर भी क्या पता, नॉट करेक्ट बताना है। वन एक बार को ठीक है मान लेते हैं। राजस्थान शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स, अच्छा ऑल लिख दिया। अच्छा, यहां पर मैं थोड़ा रुक जाऊंगा, ऑल इंडियन स्टेट्स ये तो नया चीज है। बांग्लादेश सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन हमारी बांग्लादेश के साथ है, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल भी हो सकता है, पता नहीं। चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं, ठीक है देखते हैं। सिक्किम इज द ओनली स्टेट, ओनली लगा दिया, दैट शेयर इज बाउंड्री विद जस्ट वन अदर इंडियन स्टेट, सिक्किम एक लौता ऐसा राज्य है जो अपनी बाउंड्री एक। अच्छा, फिर अब देखो, अब आपको मैप की इतनी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको बारीकी से, इतना टाइम नहीं है आपके पास यूपीएससी प्रीलिम में कि आप मैप को वहां पर बना के अच्छे से देखो सिक्किम के साथ टोन कट टच कर रहा है नहीं कर रहा है, और आपको पूरे 28 राज्यों के बारे में इतना अच्छा नहीं। सो मैं नॉट करेक्ट बताना है, मैं इसको लेफ्ट करना चाहूंगा। आप ये समझो 10 से 15 क्वेश्चन आप लेफ्ट कर सकते हो, मतलब 10 से 15 लाइफ लाइन है आपके पास, आप छोड़ दो। क्यों, इस पे बहुत टाइम जाएगा, मैं तो जानता हूं इस पे बहुत टाइम जाएगा, मैं इसको नहीं अटेम्प्ट करता। बट ऑल ओनली देख के नॉट करेक्ट में 2-3 लगा सकते थे, बट नहीं, जस्ट लीव इट। अच्छा जी, अब क्वेश्चन क्या है? Which of the following statement with regard to the arrival of आमूर फैल्कन, अच्छा आमूर फैल्कन आ गया। आमूर फैल्कन कौन सी है? आमूर फैल्कन एक बर्ड है जो कि आमूर रिवर जो रशिया और चाइना के बीच में है, बॉर्डर बनाती है, उसका नाम है आमूर रिवर। आमूर फैल्कन के बारे में पता है कि आमूर रिवर के पास एक आमूर फैल्कन नाम की चिड़िया है, चिड़िया उड़ते हुए आती है और नागालैंड में ही इसे अंडे देने हैं, तो आमूर फैल्कन बर्ड सेंचुरी है नागालैंड में। अच्छा, ये पता था करंट अफेयर में, और वैसे ही पता है स्टैटिक जीएस में। आमूर फैल्कन एट दोयांग लेक इन नागालैंड, देखो नागालैंड आ गया। अब दोयांग लेक नहीं पता कहां पर है, क्या है। ईच ईयर फ्रॉम मंगोलिया इज करेक्ट, उसके बारे में क्या बात है, ठीक है होगा। इट शो केसेस हाउ सस्टेन्ड लोकल कंजर्वेशन एफर्ट्स, सस्टेन मतलब लगातार, लोकल कंजर्वेशन एफर्ट्स, लोकल लोग जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसे बचाने के लिए, कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द अराइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड, अगर लोग चाहें जन आंदोलन करें तो किस तरह से आप एक चिड़िया को वापस से माइग्रेटरी बर्ड्स को बचा सकते हो। बहुत प्यारा वो स्टेटमेंट है। इट शोकेसेस हाउ सस्टेन्ड लोकल कंजर्वेशन एफर्ट्स कैन कंट्रीब्यूट टू द अराइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स। नंबर 2, इट रिफ्लेक्ट्स, ये दर्शाता है द ग्लोबल सक्सेस ऑफ एडवांस्ड ट्रैकिंग टेक्नोलॉजीज दैट गाइड माइग्रेटरी बर्ड्स बैक टू देयर स्टॉप ओवर साइट्स, ये दर्शाता है कि कैसे एडवांस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी से माइग्रेटरी बर्ड्स आ रही हैं। अब नहीं, अब मुझे पर्सनली मुझे 1 अच्छा लग रहा है, 2 50-50। थर्ड, इट कंफर्म्स दैट आमूर फैल्कन हैव अडैप्टेड टू परमानेंट, अरे परमानेंट कुछ नहीं होता है, अगर उसे बाई चांस अच्छा नहीं लगा तो वापस से मुड़ जाएगी, ग्रांटेड नहीं लो। इन इंडिया ड्यू टू फेवरेबल हैबिटेट चेंजेस, नहीं परमानेंट नहीं, 3 हटा। अब 1, 2 और 1 में आपको चूज करना है, मैं 1 के साथ जाना चाहता हूं, मैं 1 के साथ जाना चाहता हूं। हो सकता है आंसर की में 1, 2 हो जाए, बट मैं पर्सनली, मेरी कोचिंग भी जीपीएस क्लासेस भी 1, 2 के साथ नहीं 1 के साथ जा रही है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, Which among the following is our objective of rain-fed area development? Rain-fed area development RAD initiative under the National Mission for Sustainable Agriculture. इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है रेन-फेड एरिया डेवलपमेंट? रेन-फेड एरिया मतलब क्या होता है? वो इलाके जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज इतनी नहीं है, बारिश ही प्रमुख सोर्स है वहां पर खेती और कृषि का, तो इसे बोलते हैं रेन-फेड एरिया। जैसे बुंदेलखंड हो गया यूपी का, यहाँ पर रेनफेड एग्रीकल्चर होता है, इतनी इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं आई, हाईलैंड्स हो गए, चंबल की रेवाइंस हो गई, यहाँ पर
रेन फेड इरिगेशन होता है। तो बोल रहा है क्या ऑब्जेक्टिव है रेन फेड एरिया डेवलपमेंट का इनिशिएटिव अंडर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय जो मिशन है फॉर सतत कृषि, उसके लिए क्या योगदान है? बहुत बढ़िया योगदान है। ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा, लोगों का विकास। एनकरेजिंग मोनोकल्चर, अरे नहीं भैया, मोनोकल्चर से नफरत है यूपीएससी को भी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। हमको चाहिए होता है पॉलीकल्चर। मोनोकल्चर मतलब एक ही खेत पे आप आलू 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 उगाए जा रहे हो तो खेत भी बोर हो चुका है। आप आलू उगाओ, उसके बाद गेहूं, फिर उसके बाद दाल, फिर चावल, फिर आलू, फिर गेहूं, दाल, दाल बीच बीच में डालनी पड़ती ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। तो मोनोकल्चर बिल्कुल गलत है, वन गया, हर एंगल से वन गया। इंक्रीजिंग राइस कल्टीवेशन इन इरिगेटेड रीजन्स, इसका क्या बोल रहा है कि हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि आप चावल उगाओ जिस जगह पे पानी इरिगेशन हो रहा है। नहीं, अरे रेन फेड वाले में इरिगेशन है ही नहीं। और राइस कल्टीवेशन क्यों? लौकी नहीं गेहूं नहीं, टू भी गया। इनहेंसिंग प्रोडक्शन एंड मिनिमाइजिंग क्लाइमेटिक रिस्क थ्रू इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, कुछ इतना प्यारा लग रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइजिंग क्लाइमेटिक रिस्क, समझ में आ रहा है, बात कह रहा था थ्रू इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ऐसा फार्मिंग सिस्टम में सब कुछ मिला हुआ है। ठीक है, 3 सबसे अच्छा है, 3 ओनली इसका आंसर होगा। अभी तक हम लोगों ने 38 क्वेश्चंस कर लिए हैं और आगे चलते जा रहे हैं, अच्छी स्पीड है। Which of the following are the most significant implication of obtaining Oikotex certification for Eri silk in the global textile industry? अगर मुझे Eri silk एक सिल्क है, इंडिया का ही टाइप है, जैसे मूगा सिल्क है आसाम का, Eri silk भी होगा। Eri silk को अगर मैं ये दिला दूं Oikotex सर्टिफिकेशन, अरे जैसे होता है ना, अगर आपको एक सर्टिफिकेट दिला दें तो उसका मतलब आपकी प्रमाणिकता प्रूव हो जाती है कि भाई ये देखो यहाँ जीत कर आए थे, सर्टिफिकेट मिला है। अच्छा, इन द ग्लोबल टेक्सटाइल से फायदा क्या होगा? इसका प्रमोशन होगा, और क्या फायदा होगा? इट अलाउज इंडियन एक्सपोर्टर्स टू compete इन हाई एंड मार्केट दैट प्रायोरिटाइज केमिकल फ्री प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात, हो सकता है अलाउ कर देगा इंडियन एक्सपोर्टर्स को कि आप compete करिए। इट confirms दैट Eri silk meets international safety, environmental and quality standard, enabling its entry into premium eco conscious market। वाह, ये कंफर्म करता है कि Eri silk जो है वो इंटरनेशनल सेफ्टी के मद्देनजर है और क्वालिटी एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड को मेंटेन रखता है। अरे आपकी प्रमाणिकता सर्टिफिकेट यही तो होता है कि आपको प्रूफ करता नहीं अच्छा आदमी है, सर्टिफिकेट दिया हमने इसको। मैं बोथ 1 और 2 पे साथ जा रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। Ships from which of the following countries have to cross the Strait of Hormuz to reach the outer Indian Ocean? अच्छा, इसने ऐसे पूछा है, इतना न्यूज में था, सब लोगों ने पढ़ लिया अब तो। ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है, ये है आपका गल्फ ऑफ ओमान, ये है आपका पर्शियन गल्फ। अब बोल रहा है कौन कौन सी कंट्री को ऐसे जाना ही पड़ेगा, तो एक बार इसकी बॉर्डरिंग कंट्री देख ही लेते हैं, हम लोगों ने तो रट ही लिया था। यहां पर पड़ता है आपका पाकिस्तान, बड़ी थोड़ा दूर है। यहां पर अफगानिस्तान बड़ी लैंडलॉक्ड है। फिर आता है ईरान, ईरान ही है असली जो इसका चौकीदार है, ईरान। इसके बगल में आता है इराक। यहां पर आपका एक देश आता है, उसका नाम है ओमान। यहां पर यूएई है, बहरेन है, लास्ट में यहां पर आता है कुवैत है, और यहां पर बड़ा सा सऊदी अरेबिया है। ओपेक देश ज्यादातर, ये यमन तो है ही, ठीक है। अब आया आपका बहरेन, हाँ बिल्कुल सही बात है, यहीं पर है बहरेन। सीरिया, सीरिया क्यों? सीरिया तो दूर है, सीरिया ना ना ना, सीरिया नहीं। कतर, हाँ यहाँ पे ही कतर है। इजिप्ट, इजिप्ट तो दूर है, इजिप्ट नहीं। मैं लूंगा इसमें 1-3 ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। ठीक है, थोड़ी सी आपको ज्योग्राफी वर्ल्ड वाली ये पता होना चाहिए था आपको कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज न्यूज में है, तो यहाँ आसपास की कंट्रीज तो है, उसने इस तरह घुमा के पूछ लिया। ठीक है, बड़ा 41 क्वेश्चंस। इंटरपोल का नोटिस, इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस। अच्छा, हमको ये पता है इंटरपोल के बारे में
14 मुल्कों की पुलिस पकड़ रही है, वो इंटरपोल ही होता है, और इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस। ये पता है आपको? अच्छा, क्या पूछा डिस्क्रिप्शन, बोला है सिल्वर नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस। ओहो, तो बड़ा कठिन हो गया, आपको पता ही नहीं किसी के बारे में, सिल्वर क्या है, ब्लू क्या है, ब्लैक क्या है, ग्रीन क्या है। अब आप एज अ कॉमन सेंस सोचो, रेड कलर जो होता है विब ग्योर में सबसे ज्यादा दूर तक उसके जाने की पावर होती है, मिनिमम डिस्पर्जन होता है, रेड लेजर होती है, इसीलिए तो रेड खतरनाक चीज होती है। जितना डार्क कलर उतना खतरनाक, ऐसे मानते हैं। जैसे रेड लाइट पर रुकना होता है, ग्रीन लाइट पे जाना होता है, तो ग्रीन लाइट अच्छी अच्छी चीज, प्यारी अच्छी चीज, तो मैंने यहाँ लिया ग्रीन नोटिस, कुछ अच्छा होगा, अच्छा होगा। अच्छा, सिल्वर नोटिस, ब्लैक नोटिस तो बड़ा खतरनाक होगा भाई साहब, ब्लैक नोटिस होगा। अच्छा, सिल्वर टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, ऐसी बॉडी जैसे लाश वाश पड़ी हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके लिए क्या। ब्लू नोटिस टू कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन आइडेंटिटी, लोकेशन, एक्टिविटीज इन रिलेशन टू क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए हमको। अच्छा, और इंफॉर्मेशन दो हमको। ब्लैक नोटिस टू प्रोवाइड वार्निंग अबाउट अ पर्सन क्रिमिनल एक्टिविटीज वेयर अ पर्सन इज कंसीडर्ड टू बी पॉसिबल थ्रेट, भाई हमको खतरा लग रहा है, इससे टेंशन है। अच्छा, ग्रीन नोटिस क्या है, टू आइडेंटिफाई एंड ट्रेस क्रिमिनल एसेट्स, आइडेंटिफाई और ट्रेस करना है क्रिमिनल एसेट्स को। अब क्यों इतना इतना बड़ा ऑप्शन, अगर कोई इंसान पढ़ेगा, कितनी अच्छी उसकी इंग्लिश होनी चाहिए और कितना उसे नॉलेज होनी चाहिए, तब वो उसमें अलग कर पाएगा। चलो फिर भी ट्राई करते हैं। अब नीचे ऑप्शन देखिए आप, यहाँ पर 4 4 है, यहाँ पर 3 3 है, इसका मतलब डी या तो 4 होगा या 3 होगा, इतना तो ठीक है। डी या तो 4 होगा, डी या तो 3 होगा। ग्रीन नोटिस अच्छी चीज लग रही थी मुझे तो पहला है टू आइडेंटिफाई एंड ट्रेस क्रिमिनल एसेट्स, भाई आइडेंटिफाई पता लगाओ कौन है ये, या फिर वार्निंग दे रहे हैं हम किसी के बारे में। अच्छा, तो मुझे लग रहा है आइडेंटिफाई एंड ट्रेस लग रहा है, वार्निंग क्यों दे रहे हैं, वार्निंग थोड़ा खतरनाक होता है, हरा थोड़ी ना होता है वार्निंग, तो मैं डी को 4 ले रहा हूं, पर कुछ पता नहीं है। मैं आपसे फिर बोलूंगा इसके बारे में, आप क्यों गैस कर रहे हो, इतना तगड़ा गैस करना होगा, मैं लेफ्ट ही करना चाहूंगा इसको। जैसे लाइफ लाइन होती है ना, मैं गेम से क्विट करना चाहूंगा, ये वाला नहीं हो पा रहा। 41 बहुत टफ है, आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू निरंतर। भाई साहब निरंतर क्या होता है, निरंतर मतलब लगातार। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अच्छा नेशनल इंस्टीट्यूट है मतलब पूरे राष्ट्रीय है, संस्था है, किसके लिए, रिसर्च एंड एप्लीकेशन, रिसर्च भी करेंगे हम और अप्लाई भी करेंगे, उसको लागू भी करेंगे, ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि पेड़ हो गया, टू ट्रांसफॉर्म अडेप्ट एंड बिल्ड रेजिलियंस, अ प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। अच्छा ठीक है, इसके बारे में क्या अच्छी चीजें ही होंगी इसके बारे में, तो सही। इकोसिस्टम सर्वे एनालिसिस इज अ वर्टिकल अंडर दिस प्लेटफॉर्म, द लीड इंस्टीट्यूट ऑफ विच इज बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता। बोटेनिकल सर्वे, हाँ ये तो पता है, मैं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वर्ल्ड इंडिया का सबसे पहला कलकत्ता में था, पता नहीं। रिसर्च एंड मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विस इज अ वर्टिकल अंडर दिस प्लेटफॉर्म, द लीड इंस्टीट्यूट ऑफ विच इज सेंट्रल जू अथॉरिटी न्यू दिल्ली, फिर हमें नहीं पता। कैपेसिटी डेवलपमेंट सपोर्ट इज अ वर्टिकल अंडर दिस प्लेटफॉर्म, द लीड इंस्टीट्यूट ऑफ विच इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल, फिर हमको नहीं पता। ऑप्शन क्या है, 1 2 3 1 3 2 3 ओनली, जिसके भी ये पीडीएफ भेजी है फोटो खींच के, उन्होंने जो है 3 ओनली लगाया है। आपको कैसे पता 1 और 2 नहीं है, अगर 1 है तो 1 3 भी हो सकता है, 2 ओनली भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, हम कैसे श्योर हैं। मुझे ये पता है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता में, बट क्या वो इसके में आता है, क्या वो इकोसिस्टम सर्वे कर रहा है कि रिसर्च मैनेजमेंट कर रहा है, मैं इसको भी लेफ्ट करना चाहूंगा, ये भी होता नहीं है करने का, ठीक है। बाद में हो सकता है अलग अलग कोचिंग अलग अलग टीचर्स इसका कोई हैक निकाल लें, तब उनका देख लीजिए आप, बट मेरी तरफ से नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज में इसका हैक नहीं मिल पा रहा है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन में भी समझ में नहीं आ रहा है। किसी को करना ही है अगर जिद है तो 1 3 फिर भी एक बार को लग रहा है, बट मैं तो मना कर रहा हूँ लेफ्ट। अगर आपको ये सीरीज अभी तक अच्छी लग रही है तो आप जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और देखिए हमारी कोचिंग है, हम लोग ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं आगरा में, आना कभी आप लोग।
यूपीएससी और पीसीएस और एसएससी की तैयारी कराते हैं जीएस में। द चांसलर ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी विजिटेड इंडिया इन जनवरी 2026। जो चांसलर, अच्छा याद रहे, जर्मनी में जो हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, उसे चांसलर कहते हैं। हिटलर चांसलर था। ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी विजिटेड इंडिया इन जनवरी 2026। अच्छा, जनवरी का भी करंट अफेयर है, जनवरी 2026 में आया होगा। हाँ आए तो थे, फ्रेडरिक मर्ज नाम था ना। हाँ हाँ, मर्ज आए थे। मोदी जी के साथ वो पतंग वाली फोटो है गुजरात में, ऐसे करके वो पेंटिंग को दिखा रहे हैं। हाँ, थे। इसमें से कौन सा गलत है? अच्छा, साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू साइन किया था उन्होंने बिटवीन द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे भाई, आयुर्वेद और वहां की यूनिवर्सिटी को मिलाओ। साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन यूथ हॉकी डेवलपमेंट बिटवीन हॉकी इंडिया एंड हॉकी जर्मन हॉकी। बिल्कुल सही बात है, मुझे याद है पढ़ाते टाइम पे था कि हॉकी विजार्ड जो थे मेजर ध्यानचंद जी, तो जब वो गए थे जर्मनी में ओलंपिक्स खेलने, तो हिटलर ने बोला था कि आपकी जो हॉकी स्टिक है उसमें क्या चुम्बक लगी हुई है। वो देखते, रिसर्च हुई थी उसकी कि वो इतना अच्छा खेलते थे मेजर ध्यानचंद। अच्छा, 2 भी अच्छी बात है। 3, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायलैटरल डायलॉग मैकेनिज्म ऑन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक पे आपको डायलॉग की बात कर रहे हैं। अरे तुम्हें क्या मतलब इंडो पैसिफिक में, बट फिर भी हो सकता है, मुझे तो नहीं लग रहा इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक पे अगर आप बात करो तो अमेरिका से करो, कनाडा से करो, जापान से करो, इनसे क्यों करनी है? ओपनिंग ऑफ एन ऑनररी काउंसिल ऑफ जर्मनी इन लखनऊ। अच्छा, लखनऊ फिक्स कर दिया इसने, यहां गड़बड़ हो गई। अच्छा देखिए, हैवी नहीं 1 2 3 4 होता तो एक बार को आप सोच भी लेते हैं। यहाँ पर है 2 3 1 4 3 4 1 3। सबसे अच्छा क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा था 1 2, बट 1 2 अलग अलग है। अच्छा, 2 के साथ आपको 3 लेना पड़ेगा, तो इंडो पैसिफिक। मैं तो 1 पे बहुत पसंद आ रहा है मुझे, तो 4 ये, तो मैं इसमें एट द एंड अब क्या करें, 1 4 लेना पड़ेगा, बट 1 ओनली बहुत अच्छा है। अच्छा सॉरी, देखिए क्या लिखा है, देखिए देखिए देखिए, मिस हो गया, नॉट करेक्ट पूछा है। नॉट करेक्ट पूछा है तो 1 2 तो अच्छा है ही, नॉट करेक्ट में या तो 3 4। हाँ देखो 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 देखो, अभी मिस हो जाता ना, नॉट करेक्ट अगर मिस हो जाता तो ये वाला गड़बड़ हो जाता। 100% इसका आंसर होगा 3 4, नॉट करेक्ट देखना था। ठीक है, ये पेपर में इतना पढ़ने के बाद आप 43 क्वेश्चन पे आए हो, उसमें ही थक गए। इतना पढ़ा रहा है, इतना पढ़ा रहा है, इतना पढ़ा रहा है। ठीक है, पर आपको करना होता है, आप क्या करें, वर्ल्ड टफेस्ट पेपर ऐसे ही है। आजकल ये पिक्चरों ने भी कर दिया है ना, पिक्चरों में सब आ जाता है कि एस्पिरेंट और ये और वो, और भीड़ जा रही है और भीड़ जा रही है, और टफ पे टफ कंपटीशन होता जा रहा है। चैट जीपीटी और ये सब ऑनलाइन वालों ने इतना आपको मजा कर दिया है कि आप उसी के साथ चलते हैं। अच्छा, अब आपसे पूछा गया है स्टेटमेंट अबाउट ध्रुव 64। क्या है DHRUV 64? आपको पता है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, पर हम सॉल्व करेंगे। इट इज अ थर्ड चिप फैब्रिकेटेड अंडर द DIRV program with an overall aim to enable the creation of microprocessor for India। होगा, क्या पता। It is India's first homegrown 1 GHz 64-bit dual core microprocessor। अरे जब कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी तो इसका आया है पेपर में, इंडिया फर्स्ट। अगर ये सेकंड होता थोड़ी ना आता पेपर में, इंडिया का पहला है। मैं बूथ लगा दे रहा हूं, पर रिस्क ले रहे हैं, रिस्क लेके हम बूथ लगा रहे हैं। ऑफिशियल आंसर की में कुछ भी हो सकता है, बट इसमें रिस्क लेना पड़ेगा, इसको मैं लेफ्ट नहीं कर सकता हूं। कुछ इसमें खास होगा तभी आया है, इंडिया फर्स्ट होमग्रोन होगा तभी आया है पेपर में। मैं बस इतना ही कॉमन सेंस लगा रहा हूं, ज्यादा नहीं लगा रहा। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है BIS द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अच्छा, ऐसे ये स्मार्ट बोर्ड है तो इसको भी BIS वालों ने ही मंजूरी दी होगी। याद रहे, ये भी इलेक्ट्रॉनिक में आता है, इलेक्ट्रिकल होता है तो BEE देखता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो 5 स्टार रेटिंग भी बनी होती है इस बोर्ड पे कहीं ना कहीं। जो AC पे होता है 5 स्टार रेटिंग होती है, फ्रिज पे 5 स्टार रेटिंग होती है, वो ब्यूरो ऑफ इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी देता है, BEE। बट ये इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, इसीलिए इसका जो स्विच है वो थोड़ा छोटा होगा, 3 पिन छोटा होगा इसका, स्टेबलाइजर जरूरत नहीं पड़ती इसको चलाने में, तो ये BEE वाले नहीं देखते। चलो ठीक है, एक्स्ट्रा ज्ञान है, पहले इस पे आ जाते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ
नेशनल स्टैंडर्ड टू टेस्ट एंड एसेस बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम। इन्होंने क्या बनाया अभी नया, नेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड एसेस बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम। बम को जो हटाते हैं ना, पिक्चरों में देखा बम को यूनिट आ रही बम हटाने की, ठीक कर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू दिस आर करेक्ट। इसके बारे में सही क्या है, अच्छी अच्छी चीज सही कर देना। द न्यू स्टैंडर्ड इज नोन एज IS 1945 2025 हो सकता है, मुझे नहीं पता। इट विल इंप्रूव इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट अक्रॉस एजेंसीज। बिल्कुल सही बात है, इंप्रूव करेगा इंटरऑपरेबिलिटी, भाई तुम भी चला लो हम भी चला लें, ऑफ इक्विपमेंट अक्रॉस एजेंसीज। भाई CBI ED NIA जिसको बम मिल जाए भाई पहले निकाल दो, तुम निकाल दो, बम हटाना है। इट वॉज डेवलप्ड बाई TBRL DRDO इन कोलैबोरेशन विद 30th सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट रशिया। अरे आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, कॉमन सेंस। हम अब पंचप्रण पे आ गए हैं। पंचप्रण मतलब हम सिर्फ अपने इंडिजीनियस आत्मनिर्भर होगा। अगर यहाँ पे लिख देता इट इज डेवलप्ड इंडिजीनियसली बाय DRDO, 100% सही हो जाता। इंडिजीनियस इंडिजीनियस इंडिजीनियस, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। हम अब हेल्प नहीं लेना चाहते हैं दूसरे की कि तू भी आ जाए हेल्प सिखा दे हमें, सिखा नहीं नहीं। थर्ड वाला मैं हटा दूंगा। रिस्क है, ठीक है, मान लिया रिस्क, क्या पता नेट पे आप देखोगे आपको दिख जाए नहीं नहीं भाई हेल्प करी है इसने। नहीं, इंडिजीनियस पे फोकस कर रहे हैं हम लोग। मैं इसको लूंगा 3 हटाते, ये हटा 1 2 में ले लूंगा क्योंकि 2 पे मुझे कोई गड़बड़ नहीं दिख रहा। मेरी तरफ से आंसर ये तो ठीक है। ये हमारी थर्ड सीरीज थी, हमने क्वेश्चन 45 तक पहुंच गए हैं। मैं चाहूंगा आप लोग पार्ट 1 भी देखो। पार्ट 1 20 क्वेश्चन तक है, पार्ट 3 20 से लेके 30 तक है, और ये है आपका पार्ट 3 30 से लेके 45 तक है, 15 क्वेश्चन है। एक बार में लंबी वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, छोटी छोटी करके डाल रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अब आगे हम लोग कल अपलोड करेंगे 45 के आगे। आई होप आपको पसंद आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने और लोगों को शेयर करिए। आपको कोई भी कमी दिख रही हो, आपको अपनी तरफ से कोई आंसर देना हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। उम्मीद मत हारना, 80 से नीचे ही रहेगी थोड़ी कट ऑफ, 80 पहुंच जाना। अगर आपके अच्छे खासे थोड़े वो सही तो होने चाहिए। देखिए यूपीएससी बहुत ऑल इंडिया लेवल का पेपर है, रैंक आएगी, और सबसे ज्यादा लोगों को ये प्रीलिम में ही निकालता है। पहले हम लोग GS कर लें, फिर CSAT पे भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।